नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। हालांकि अभी जब से आप लोग एग्जाम देके आए होंगे आरआर का, तब से आपके मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे होंगे अपनी कट ऑफ को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के। आज फाइनली जिस चीज का इंतजार था आपको, यानी कि ऑफिशियल आंसर की का, और मैं बार बार आपसे कह भी रहा था कि आप लोग ऑफिशियल आंसर की से एग्जैक्टली मिलाइएगा। हालांकि हम लोगों ने आंसर की जारी कर दी थी, आपने देखा होगा सीएम सर ने जो है आंसर की जारी करके आपको बताया था वीडियो के माध्यम से। लेकिन आज फाइनली जो है यूपीपीएससी के द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। और अब आपको क्या काम करना है, अब आप क्वेश्चन पेपर अपने उठाइए और अब आप करिए मैच कि एक्चुअली में अब आपके कुल कितने प्रश्न होते हैं सही। इसके अलावा क्या काम करना है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, कोई चीज अगर आपको नजर आती है, उसके लिए जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी मैच करने के बाद ये काम करिएगा कि आप अपने क्वेश्चन को फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा या फिर व्हाट्सएप करिएगा, जो भी करिएगा आप करिएगा, बताइएगा, ताकि एक सर्वे प्रॉपर किया जा सके और एकदम सटीक कट ऑफ कितनी जा सकती है उसको बताया जा सके। क्योंकि थंबनेल में क्या है कि ऑफिशियल आंसर की जारी आरआर की और कितनी जा सकती है कट ऑफ। अभी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको जर्नी में बता दूंगा, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ अगर आप चाहते हैं कि सर एकदम सटीक कट ऑफ अगर आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आज आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा कि सर इस ऑफिशियल आंसर की से एक्चुअली में आपके कुल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कट पिट करके। तो यह काम आज आपको करना है और 1 से 2 दिन के भीतर सही अनुमानित रूप से आपको एग्जैक्ट कट ऑफ जो है बता दी जाएगी। एक्सपेक्टेड फिलहाल क्या रहेगी अपने अनुसार मैं कुछ कुछ आपको बता दूंगा, लेकिन ये एग्जैक्ट तभी बताया जाएगा जब आप मुझे कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और कहेंगे सर हमारे इतने इतने क्वेश्चन जो है सही किए गए। तो आइए ऑफिशियल आंसर की से हम लोग मैच करते हैं कि एक्चुअली में आप लोगों ने कौन कौन से प्रश्न जो है सही किए थे। इसके अलावा एक वीडियो और हमने आज बनाया था कि अगर आपका लक्ष्य 26 का एग्जाम है 2026 का, जिसके लिए वैकेंसीज आने वाली हैं, आप जानते होंगे 2026 के लिए एक बड़ा प्रमाण भी हमने आपको दिखाया था आज कि भाई 26 में वैकेंसी आने वाली है। अभी आप इससे मैच कीजिएगा। इन केस अगर आपके लगता है कि यार नहीं होगा हमारे इस बार प्रीलिम्स, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, धैर्य रखिएगा। 2026 में एक बड़ी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है और विद प्रूफ आज हमने आपको दिखाया कि भाई 2026 में अगर वैकेंसी आ रही है तो इसका प्रमाण क्या है, विद प्रमाण विद प्रूफ आज हमने आपको दिखाया। वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसमें थंबनेल था कि 2026 में एक बड़ी वैकेंसी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग सीधे करेंगे मैच आपके जो है चीजों के माध्यम से, लेकिन यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अगर आप अभी से जो है आरओ का बैच लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहां पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी यानी कि यूपीपीएससी आरओ अभ्युदय जो बैच हम लोग का अभी 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप जानते होंगे डिकोड एग्जाम में पिछले 5 वर्षों में हमने 45 प्लस सिलेक्शन दिया है। अब की बार भी एक बड़ा आंकड़ा जो सिलेक्शन का डिकोड एग्जाम से छुएगा। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है और आपका नाम भी इस पोस्ट में आप चाहते हैं कि आए, तो उसके लिए आप जो है कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। 26 की वैकेंसी आपका इंतजार करिए, यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर उसके लिए दिया गया है, ठीक है। अब सीधे आते हैं आज के मुद्दे पर और अब हम करते हैं क्या, मैच। ओके, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि जहां जहां लगेगा, मैं फिर से कह रहा हूं कि जहां जहां लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो डिस्प्यूटेड टाइप का है, वैसे इस बार बहुत ज्यादा प्रश्नों पे डिस्प्यूटेड नहीं है, बहुत ज्यादा द्वंद्व की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 प्रश्न जो भी आपको लगते हैं यार ये वाला इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, आयोग ने ये नहीं ये माना है, उसके लिए ऑलरेडी जो है एक प्रारूप जो है आयोग ने जारी कर दिया है आपत्ति दर्ज कराने के लिए। लास्ट में उसका जो प्रोफार्मा मैं आपको दिखा दूंगा, हालांकि थंबनेल में भी यहां पर मेंशन किया गया, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर भी मेंशन है, लेकिन फिर भी लास्ट में हम आपको एक बार अच्छे से इसको दिखा दें किस प्रकार से आप अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग मैच करते हैं जो आयोग ने जारी किया है, ठीक है। यहां पर इधर इंग्लिश लिखा हुआ, इधर आपका हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग जल्दी करेंगे कि नहीं तो फिर टाइम ज्यादा चला जाएगा। नंबर 1 पहला क्वेश्चन जिसमें ये क्वेश्चन दिया था, ये इसमें कोई खास डिस्प्यूट नहीं था, ड्रैगन इसका ए वाला सही उत्तर एग्जैक्टली हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2024 में फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार ये सब हमने कराया था, सारे प्रश्न हमने कराया था लगभग सही प्रश्न यहां पर देख पा रहे होंगे। माइक्रो आरएनए के लिए इसको दिया गया था, बी वाला ऑप्शन का सही दिया गया है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 बड़ा फेमस क्वेश्चन था, अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा एग्जैक्ट उत्तर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन
2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था? तो ये कबड्डी। बहुत बार मैंने आपसे कहा था कि कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स क्लास में मैंने आपसे कहा था कुछ प्रश्न आउट टाइप के हैं कि आएंगे पेपर में। कबड्डी वाले मैंने लिख के दे दिया था आपको कि भैया आएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कबड्डी हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या था? समुद्रयान। बहुत आसान सा कराया था मैंने आपको। 2026 के राष्ट्रमंडल जो खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? ग्लासगो होगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका उत्तर। 7वां, अगस्त 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पॉन्ड फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? ताइवान किया गया। यहां पर इस क्वेश्चन में कई लोगों ने डेनमार्क वगैरह लगा दिया था, लेकिन इसका एग्जैक्ट उत्तर ताइवान होगा। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था ये, लेकिन ठीक है, ये प्रश्न भी हमने आपको कराया था। मैंने आपसे कहा था कि जो है जितने भी ये पॉन्ड फार्म वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे। नेक्स्ट आपके सामने है एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बताइए कितना आसान सा ये प्रश्न है। बताइए इंटर वगैरह में, हाई स्कूल वगैरह में आपने खूब पढ़ा होगा। अब ऐसे प्रश्नों को भी अगर आप गलत करके चले आए होंगे तो दिक्कत वाली बात है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 का ये मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो सी वाला ऑप्शन 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 9 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? चंद्रमा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा दूसरे के प्रकाश से चमकता, अपने प्रकाश से नहीं चमकता। बड़ा आसान सा प्रश्न था, इसका उत्तर ए हो जाएगा। कार के हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा प्रकार होता है? अवतल दर्पण प्रकार का होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ए कितनी बार आपने पढ़ा होगा? हाई स्कूल से, 9th क्लास की एनसीईआरटी से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है क्या कहलाती है? 1 पार्सेक कहलाती है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में वसा तेल में से कौन सा सही सुमेध नहीं है? तो ये सरसों का तेल जो है स्नेह के रूप में नहीं होता है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैच करते हुए चलिएगा और आज ही मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि अब आपके कुल कितने प्रश्न होते हैं सही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक बंदरगाह है? लैंडलॉक आप समझते होंगे। लैंडलॉक शब्द को मैंने अपनी क्लास में समझाया था, आपको याद होगा तो। ठीक है, लैंडलॉक क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? विशाखापत्तनम। बंदरगाहों से मैंने कितनी बार आपसे कहा कि भाई सारे बंदरगाह, राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह सब कुछ रेडी कर लीजिएगा, लेकिन दिक्कत है कि आप क्लास में सुनते नहीं है। करंट अफेयर्स की क्लास अगर आप लोग देखते होते, ये पेपर आपके लिए एकदम हलवा होता। ऑलरेडी हलवा है, लेकिन और आसान हो जाता आपके लिए समझना अगर आप क्लास करंट अफेयर्स करते डेली। और बाकी जो चीजें हम लोग बैच में कराई हैं वो सब तो अलग ही हैं साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आयोग ने इसका उत्तर पुदुचेरी मारा है। ठीक है, सही किया है। इसमें आपको हो सकता है डिस्प्यूट, तो इसमें आप चाहे तो आपत्ति अपना चाहे तो दर्ज करा सकते हैं, देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आयोग ने इसको पुदुचेरी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विशेषकर कृषि के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? तो यह हो जाएगा आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जानते होंगे आप, है ना। चलिए, प्रन पोर्टल का क्या उपयोग है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बड़ा आसान है। जलीय चक्र को कौन प्रभावित करते हैं? सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट प्रभावित करते हैं। बताइए कितना आसान सा प्रश्न है, कितना इजी प्रश्न है। ठीक है, चलिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसमें भी कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें मोस्टली लोगों ने बिहार लगाया होगा, लेकिन फिलहाल इसका उत्तर आयोग ने माना है डी, यानी कि तो इस क्वेश्चन में को भी आप दीजिए। अगर इसमें भी आपको लगता है कुछ प्लस माइनस है तो एक बार आप देख लीजिएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू आयोग। ओके, नाउ ऊर्जा का 10% का नियम बताइए कितना आसान है? शुरू से पढ़ते हैं, 8th क्लास से आप इसको पढ़ते होंगे। लिंडेमैन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है वे पौधे जो वर्ष भर तापमान में एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं, क्या कहलाएगा? यूरिथर्मल कहलाएगा अपने आप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम अनुसार व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर माना है ए, यानी कि सेकंड नंबर पहले आया था क्रिप्स मिशन, आप जानते होंगे। उसके बाद आया था भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन हो जाएगा और चौथे पर हो जाएगा आपका माउंटबेटन योजना। बड़ा आसान है। मैंने कई बार कहा है कि जितने घटनाक्रम हुए हैं अपने करंट की क्लास में चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके मैंने कहा था कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग एग्जैक्टली विथ डेट याद करिएगा, क्योंकि अगर कालानुक्रमानुसार व्यक्तित करने के लिए आ जाएगा तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, इसलिए इसको एग्जैक्टली याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरा, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला मध्यस्थ थी। ये जो है क्या होता है
ऐसा नहीं होगा, ये उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। तो अब मुझे बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कितना आसान सा इसका उत्तर हो जाएगा, बचपन से पढ़ते हुए आप आए होंगे, लेकिन तो ये सिंपल सी बात है, गलत था। ठीक है, आप बताइए कि इसमें कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी या कुछ और थी? ये कौन करके जरा मुझे बताना है आप लोग। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि केवल यह सही होगा। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 इसमें हो जाएगा, दोनों कथन आपके सही हैं। आजीवक समुदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, बिल्कुल ठीक बात है, और इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफी मान रहा है, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन हो जाएंगे इसमें क्या सही, एग्जैक्टली। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। आइए आगे 25, एक कूट भाषा में, ये आप देख पा रहे होंगे मैचिंग करने वाला रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें से आप ए वाला HAB हो जाएगा इसका एग्जैक्ट उत्तर, आप लोग इसको लगा लीजिएगा मैथ। ठीक है, 26 क्वेश्चन, इसमें इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 225 का एग्जैक्टली उत्तर होगा। लुप्त संख्या इसमें अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 76, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और बाकी इसका जो 28 नंबर है क्वेश्चन, इसका हो जाएगा 12वां, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मैथ आप लोग लगा के देख लीजिएगा एक बार, इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार है, आप लोग लैपटॉप लेते होंगे आजकल, है ना, सब चीज जानते होंगे, टैबलेट टेबलर, ये क्या है? i9 का एक प्रोसेसर अपने आप है ना, ये चेंज होता रहता है, अलग अलग प्रकार के प्रोसेसर आते रहते हैं मार्केट में, तो ये क्या है? प्रोसेसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आओ नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, एक मैक जो है, जो एड्रेस बिट्स कितने का होता है? ये 48 का होता है, ए ऑप्शन सभी लोगों ने सही लगाया होगा। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या राजा को पकड़ लिया? तो ये हो जाएगा राजराज प्रथम। अधिकतर लोगों ने इसमें राजधिराज लगाया होगा, लेकिन नहीं, यह राजराज प्रथम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध, पता है कितना आसान सा प्रश्न है, इतने हलवा प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। मैं बार बार मैंने कहा था, 1000 बार मैंने कहा था, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, आप लोग जो है क्या करिएगा, अल्टीमेटली जो है आप लोग PYQs, लूसेंट और बाकी जो हम लोगों ने क्लासेस में कराया है वो करंट अफेयर्स इतना करिएगा, इससे अलग कुछ भी नहीं करिएगा आप। लेकिन आप लोग क्या काम करते हो, कठिन प्रश्नों के चक्कर में इतना ज्यादा पड़ जाते हो कि सब मटिया मिट करके चले आते हो। ये काम नहीं करना है, अपने पैटर्न को समझना है। ठीक है, आइए आगे, तो इसका उत्तर डी 1576 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जो है ये देखो, ये भी एक सही उत्तर था। ठीक है, क्या निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की? तो इसका हो जाएगा उत्तर डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा सातवाहन राजवंश, और स्तूप वगैरह पर अक्सर प्रश्न आता है, जानते हुए होंगे आप लोग। ठीक है, 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, बाकी ये लिनक्स, विंडोज और लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस्तेमाल आप करते होंगे, है ना, पीपीटी वगैरह बनाने में। चलिए नेक्स्ट है, अब कथन कारण दिया गया है इसमें से, तो इसमें पहला सही हो जाएगा, यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी क्या, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है, जो कि शीघ्र ही मॉड स्टेज में बदल जाता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, 38 क्वेश्चन आप अगर मैच करेंगे, बड़ा आसान सा प्रश्न है। ए का हो जाएगा थर्ड, क्योंकि सिरका में हो जाता है एसिटिक एसिड। बी का हो जाएगा 4, यानी कि इमली में टार्टरिक एसिड। सी का हो जाएगा सेकंड, यानी कि खट्टा दूध में होता है लैक्टिक एसिड। और डी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि बिच्छू की जो डंक होती है इसमें हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। कितना आसान था बताइए, आराम से सब पीआईक्यू का प्रश्न है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बहुत चर्चाओं में रहता है, और हाइड्रोपोनिक्स को मैंने पढ़ाया था, करंट अफेयर्स क्लास में पढ़ाया था आपको। ये क्वेश्चन शायद लास्ट टाइम पीसीएस में भी शायद आया हुआ था, आई थिंक, है ना। तो बिना मिट्टी के पौधे को उगाना, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। 39 इज द इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही पूछा है प्रश्न में से? इसका हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रहता, एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि वाला, ये वाला हो जाएगा आपका रॉन्ग। ठीक है, और केवल इसमें जो है फर्स्ट सही होगा, ये भी आपको हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन है। बॉस जल संधि है, और जल संधियों पर हमने बहुत बार आपसे कहा कि जितनी महत्वपूर्ण जल संधियां हैं उनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेध नहीं है? तो कहवा जो है आपका ये उज्बेकिस्तान नहीं होगा। बाकी यहां पर रबड़ मलेशिया, कोकोवा कोका नाइजीरिया, चाय श्रीलंका। चाय को मैंने कितनी बार कहा था कि डेफिनेटली प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। चाय उत्पादन में
भारत का कौन सा स्थान है बताइएगा मुझे कमेंट करके। करंट क्लास में मैंने कम से कम 3 बार इसी प्रश्न को मैंने कराया था, आप याद कर लीजिए इसी प्रश्न को, ठीक है, चाय वाले को। तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली सही उत्तर, मतलब कि ये नहीं मैच है, ये मैच नहीं है, ठीक है। चलिए 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? इंजीनियरिंग के सामान का जो हमारे यहां पर निर्यात है वो सबसे ज्यादा होता है, आप जानते होंगे, काफी ज्यादा इस पर काम किया जा रहा है। वर्ष 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि 2008 का होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रीजनिंग के क्वेश्चन थे आपस में कुछ यहां पर, इसमें आंत हो जाएगा। टाइफाइड से क्या प्रभावित होता है? आंत, यानी कि आपका लिवर एक्चुअली प्रभावित होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। इसमें से अगर आप देखेंगे तो इसका मैच क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, यानी कि इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आकृति से मैच नहीं कर रही है अपने आप पे, ठीक है। चलिए आइए 47 क्वेश्चन, इसका एग्जैक्टली उत्तर हो जाएगा 120, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 48 क्वेश्चन जो था आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 78579452, यानी कि ए इज द राइट आंसर। मैच कर लीजिएगा इससे, ठीक है, क्या क्या हो रहा है आपका। नाउ नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, ये आप यहां पर इसका उत्तर बी मांगा गया है आपसे, तो अगर आप देखेंगे तो ए का हो जाएगा इसमें थर्ड, क्या ए का थर्ड, यानी कि इक्ता जो है क्या है, भू राजस्व था, ठीक है, अपने आप में। बी का 4 हो जाएगा, तो बी का 4 यानी कि आपका जो है महरौसा, यह हो जाएगा आपका संरक्षित नगर हो जाएगा। सी का सेकंड हो जाएगा, यानी कि खालिसा राज्य प्रशासन के लिए एक अधीन भूमि, और सी का हो जाएगा एक भाग, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर की संधि 1846 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 कथन सही है, थर्ड नहीं सही है, यानी कि महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए थे, ठीक बात है। दूसरा, सतलुज और ब्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया था, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों कथन हो जाएगा आपका सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है? फिर से लगभग वही क्वेश्चन जो अभी हमने पहले कराया था, उसी प्रकार का प्रश्न है। तो अगस्त प्रस्ताव पहले हुआ है, यानी कि अगस्त प्रस्ताव, फिर टिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन योजना, ये यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया सकता है? किस आर्टिकल में बात कही गई है? आर्टिकल 16 क्लॉज 2, यानी कि 16, आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 2 में बात कही गई। सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा है, मैंने कितनी बार आपसे कहा था कि स्टार्टिंग के पॉलिटी के 4 चैप्टर जरूर कर लीजिएगा, 3 चैप्टर कहा था, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी, मैंने कहा था अधिकतर प्रश्न यहां से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? कितनी बार मैंने आपको बताया इस बारे में, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा एग्जैक्टली सही उत्तर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? बहुत ही आसान सा, जीवी मावलकर थे, यानी कि डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही समेत नहीं है? तो धर्म की स्वतंत्रता जो है 23-24 में नहीं आती है, तो 23-24 में क्या आती है? याद आया? मानव व्यापार और वाला, बाल मजदूर वाला, याद आया? ये नहीं मैच है। बाकी समानता अधिकार 14 से 18, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 में आता है। ये सारे मैच हैं, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता वाला मैच नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें ए वाला नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, ये शब्द मैंने कई बार आपको समझाया था, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? ये हो जाएगा दामाद। आप लोग शादी बहुत करते रहते हो, कहा आयु ने कहा अच्छा शादी, दामाद चर्चा में बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल, दामाद के ऊपर जो है एक प्रश्न जो है आयोग ने बना दिया, दामाद होगा इसका। बहुत लोग तुक्का मार के चले आएंगे, यार बड़ा ब्याह करते दामाद मार के चले जाते हैं, दामाद सही कर दिया होगा उत्तर, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। इस बार बढ़िया बनाया क्वेश्चन। चलिए आगे, यहां पर एक क्वेश्चन था, आप देख पा रहे होंगे, आशीष सुबह 7 बजे 20 मिनट पर अपने घर से निकलता है, फिर 25 मिनट में कुलाल के घर पहुंचता है, वे अगले 15 मिनट में अपना रास्ता खत्म करते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जहां पहुंचने में 35 मिनट और लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुलाल के घर से किस समय प्रातः निकलते हैं? तो ये प्रातः 7:20 पर निकलते हैं, ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके मध्य खेला गया था? प्रश्न मैंने आपको कराया था, तो डिंग जो है लीरन और डी मुकेश के मध्य में कराया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लुप्त संख्या से पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 529, यानी कि 529 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन एक परिवार में 6 सदस्य वाला था, कुछ जो क्वेश्चन था बड़ा आसान यही प्रश्न था, तो क्यू और यू हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। सारी चीजें मैच करते रहिए। अभी आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि एग्जैक्ट जो है आपका वो प्रश्न कितना सही हो रहा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसी बिहार पे हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे अपना, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि गूगल फॉर्म आपको दे दिया जाएगा, आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ रहा ठीक ठाक। तो चलिए 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला? तो ये मिला आपका बी वाला, यानी कि डी कुकेश जी को मिल गया, ध्यान रखिएगा। सन 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया? 7 लोगों को दिया गया था। वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उनकी भूमिका के जाना जाता है? पेंटियम चिप के लिए, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की थी? मिशन लाइफ, मैंने करंट अफेयर्स में कराया था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में आपको कराया था, अब आपने नहीं किए होंगे तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, 1 अगस्त से पुनः से आपकी क्लास करंट अफेयर्स की जो मैं कराता हूं आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट एरो 2026 में अभ्युदय बैच में एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए इस बार हम लोग करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ मैगजीन प्लस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी कराएंगे, ताकि करंट अफेयर्स पर एक अच्छी पकड़ हो और निबंध के लिए उनका जो है एक अच्छी जानकारी और हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया? 4थे नंबर का देश बन गया। जो है चीख चीख करके हमने कहा था कि भैया आएगा ही आएगा, प्रश्न याद कर लीजिएगा, ये देख लीजिए आया हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों में संपन्न करवाए गए? 7 चरणों में, बड़ा आसान था प्रश्न था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो सिंपल सी बात है, फाल्टा शेष हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया गया था? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, 2 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट किया गया था, यूपी स्पेशल का प्रश्न था, ऑलरेडी इसको जो है दिवाकर सर ने कराया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ में करना है आपको, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि भैया सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह पढ़ लीजिएगा, उसकी अवस्थिति के बारे में प्रश्न पूछता ही पूछता है। याद आ रहा है? अगर आप कहेंगे सर नहीं याद आ रहा तो फिर आपके मान लिया मामला गड़बड़ है। सब चीजें मैंने आपसे कही थी कि सब चीजें आप लोग रेडी कर लीजिएगा, और जो हमने एक क्लास कराई थी ना एनवायरमेंट वाली, उसमें भी हमने सारे प्रश्नों को कराया हुआ था, आपको याद कर लीजिएगा। यूपी से 2024 की जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रैश कोर्स वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, उसमें सब कराया था हमने। तो एक हो जाएगा चौथा, यानी कि मानस, सभी लोग जानते होंगे मानस असम में है, जानते होंगे, ठीक है। और ये जो आपका सिमलीपाल है, सिमलीपाल क्या है? उड़ीसा में, आप जानते होंगे, ठीक है। फिर आपका अगस्तमलाई केरल में है, और नोकरेक हो जाएगा आपका हिमालय में, यानी कि डी का फर्स्ट जाएगा, बस सी इज द राइट आंसर, ठीक। नाउ नेक्स्ट, इसमें से आपको बताने कौन सा सुमेध नहीं है? मध्य प्रदेश सिंगरौली में नहीं है। कितनी बार आपको बताया क्लास में, आप लोग ध्यान दिए होंगे, बड़ा आसान सा प्रश्न है। बाकी महाराष्ट्र वर्धा घाटी, छत्तीसगढ़ कोरबा और उड़ीसा तालचर है। कोयला का क्षेत्र जो है अक्सर पूछता है, मैंने कई बार कहा था कि कोयला के बारे में, अभ्रक के बारे में, टिन के बारे में, इतने 3 के बारे में तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। याद करिए, कोयला वाले क्लास में मैंने कहा था, जब कोयला उत्पादन की बात कर रहा था मैं, तो मैंने कहा था कोयला और उससे संबंधित क्षेत्र आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, वैश्विक लेवल पर भी और इंडिया लेवल पर भी। याद है आपको? ठीक है। चलिए, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेध नहीं है? तो ये कोलकाता भारत का सबसे गहरा पुत्राशय नहीं है, ये इसमें सुमेध नहीं है, बाकी सारे कथन सही है आपका, ठीक है। ये देखो सारी चीजें यहां पर आ गई हैं, ठीक है। चलिए, ये सब मैंने आपसे कहा था। 71 क्वेश्चन का हो जाएगा उत्तर सी वाला एग्जैक्टली सही, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 72, 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, बड़ा फेमस क्वेश्चन था ये 72, इसका हो जाएगा 45.9। भारत 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश रहा, बहुत ही आसान सा है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जो है आप रहा है। हालांकि कुछ लोग महाराष्ट्र करके आए होंगे, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश होगा। कुछ लोग पंजाब, इसमें कंफ्यूज रहे होंगे, कुछ लोग पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में कंफ्यूज रहे होंगे। उत्तर प्रदेश इसका एग्जैक्टली उत्तर हो जाएगा, सी वाला। किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? 2007 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, 18 जून 2001। मैंने कई बार आपसे कहा था, कुछ योजनाएं फेमस होती हैं और वो विगत बहुत पुरानी पूछ ली जाती हैं, उसी में से एक प्रश्न ये था आपका। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? गन्ना है। यूपी में आप जानते हो कि गन्ना खूब भर भर के बिकता है, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहां पर गन्ना की जो है उत्पादन और ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प बहुत चर्चाओं में रहा है। प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुद्धार करना ही दरअसल ऑपरेशन कायाकल्प का क्या है? मुख्य उद्देश्य था। बड़ा छोटा सा छुटकू सा प्रश्न था, आसान सा था।
नीचे दी गई आकृतियों में विचार कीजिए, इसमें से लुप्त संख्या आपको देखना था, इसका हो जाएगा सी, यानी कि यहां पर हो जाएगा 9 नंबर भरा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 79 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र में शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? लक्षद्वीप। इसमें भी आप लोग कंफ्यूजन में रहे होंगे, मैं जानता हूं, इसमें भी आपको दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा। किस किस प्रश्नों में आपको आपत्ति दर्ज करानी है वो आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ में आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं कि ये सर इस प्रश्न में उत्तर दिक्कत है, या फिर उस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और या फिर जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है डिकोड एग्जाम के, वहां पर आप भेज सकते हैं ताकि आपत्ति वगैरह हम लोग दर्ज करा सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका नाम एलामाला है? तो कड़ामम पहाड़िया, ये तो अक्सर फेमस रहता है, इसके बारे में निश्चित तौर पर जो है प्रश्न, ये कार्डमम पहाड़ियां और मलाई अन्नमलाई, ये तो बहुत फेमस है, खूब प्रश्न पूछता है यहां से जवाब के धुआंधार तरीके से। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों यानी कि वृक्ष क्षेत्र में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देवदार नीलगिरी पहाड़ियों से सुमेलित नहीं होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है? यह हो जाएगा नार्वेस्टर, सी इज द राइट आंसर। 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जोजिला आंध्र प्रदेश नहीं होगा। बहुत ही आसान सा भैया, एग्जैक्टली सभी लोगों ने इसका उत्तर बताया होगा। मैंने कितनी बार कहा है, जितने प्रमुख दर रहे हैं याद कर लीजिएगा, 1000 बार मैंने आपसे कहा था, और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो सी इसमें सुमित नहीं है। ठीक है, बाकी सब सुमित है अपने आप में। चलिए नेक्स्ट है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो हेलिकोबा आर्मीगेरा नहीं लाभकारी, बाकी तीन के तीनों ऊपर के फेमस है, मतलब कि लाभकारी हैं। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है, हुआ था, ठीक बात है। ठीक है, सॉरी कौन सा कथन सही पूछा है, सॉरी 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन विचार कीजिए, फिर पूछा है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सेकंड नहीं, यानी कि श्री अरविंद पनगाड़िया इसके अध्यक्ष हैं, ये सही है, बाकी ये नहीं सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर से संबंधित है, या देखिएगा बी वाला। नेक्स्ट है विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1914 में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न भी आप लोगों ने मोस्टली गलत कर दिया होगा, मैं जानता हूं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने में उपयोगी होता है? तो इथिल होता है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, आप लोग इसका सही उत्तर लगा के आए होंगे, कुछ लोग जो है इसमें से या लगा के आए होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, इथिल होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी भैया आपका लाला लाजपत राय ने। कुछ लोग जोशी जी को लगा के आए होंगे, नहीं होगा, ये ए होगा, सही होगा। ठीक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में शामिल नहीं है जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए? तो ये हो जाएगा कर्नाटक, बाकी नागपुर, सतारा, झांसी हो जाएगा एग्जैक्टली सही उत्तर। ठीक है, कर्नाटक को नहीं किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। मैंने आपसे कहा था कि भैया याद रख लीजिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके इससे समझ आती हैं, पूछी जाती हैं जन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, लॉर्ड डफरिन। इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत करके आया होगा, बहुत सभी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने पंडित मदन मोहन मालवीय को लगाया होगा, लेकिन नहीं भाई साहब, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बना आपका ना BHU, इसकी स्थापना पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा इनोवेशन का। एक स्टूडेंट का आज मेरे पास कॉल आया, उसने बोला कि सर ये वाला प्रश्न आपने कराया था, जिस दिन मैं लाइव था उसी दिन ये प्रश्न मैंने पूछा था, और उसी दिन लाइव क्लास में मैंने अपने चैनल पर मैं इसको कराया था, और उस दिन उस स्टूडेंट ने सही उत्तर भी इसका इनोवेशन बताया था, लेकिन पेपर में वो गलती करके चली आई, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में। मैं बार बार आपसे कहता था कि हड़बड़ाहट में नहीं गलती करनी। इतना आसान पेपर होने के बाद भी बहुत लोगों ने उत्तर अपना गलत कर दिया है। मैं फिर से कह रहा हूं, हड़बड़ाहट में कभी प्रश्न आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी कराया हुआ था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? बंबई में हुआ, ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सा उत्तर है, 93। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ कराना है। ये फसल है, इसके आगे इसके डिजीज हैं कि किस फसल का कौन से डिजीज है। तो ए का चौथा होगा, यानी कि धान का जो रोग होता है वो होता है ब्राउन लीफ सॉफ्ट होता है, आप जानते होंगे। बी का सेकंड होता है, यानी कि गेहूं में, आप जानते होंगे बी का सेकंड। तो ये काली गरोई, ये बी का सेकंड हो जाएगा। और फिर आपका सी का थर्ड हो जाएगा, यानी कि गन्ना, आप जानते हो गन्ना का लाल सलन। आप लोग अक्सर देखते होंगे गन्ना जब चूसते होंगे, खाते होंगे, तो उसमें रेड रेड कैसे स्पॉट बन जाते होंगे ना, ऐसे
बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। ऐसे गन्ना है तो जब आप गन्ने को फाड़ते होंगे, चीरते होंगे तो ऐसा सा रेड रेड सा स्पॉट ऐसे नजर आता होगा, बस आसान सा इसका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो गन्ना हो जाएगा सी का हो जाएगा, क्या आपका क्या सी का हो जाएगा थर्ड यानी कि लाल सड़न, और अरहर का हो जाएगा आपका फर्स्ट यानी कि जो है डी का हो जाएगा फर्स्ट यानी कि अरहर का उक्टा रोग हो जाएगा। ठीक है, जानते होंगे गांव से जो लोग बिलोंग करते होंगे वो लोग इस प्रश्न को बिल्कुल सही करके आए होंगे। नेक्स्ट है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है उत्पादन में, तो ये हो जाएगा आपका, इसका भी उत्तर मोस्टली लोगों ने गलत लगाया होगा अधिकतर लोगों ने आम लगाया होगा, लेकिन आम नहीं होगा, केला हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है, इसमें भी डिस्प्यूट हो सकता है, इसमें भी डिस्प्यूट हो सकता है, इसमें भी आप देख सकते हैं क्या आपने सही किया था। इसमें आयोग ने माना है फर्स्ट, फिर माना है थर्ड, फिर माना है फोर को, यानी कि सफेद सरसों को, रेबडीज को नहीं माना है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड और आपका फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। ठीक है, धान भी नहीं माना। ठीक है, आलू गन्ना और कपास क्या है, नगदी फसलें हैं आपकी, है ना, बस। ठीक है, चलिए, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं और उनमें वृद्धि कम हो जाती है, नाइट्रोजन। बहुत ही कॉमन सा ये प्रश्न है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा था, नाइट्रोजन, है ना, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब खूब प्रश्न पूछता है एग्जाम में। अब आप पढ़ के गए होंगे तो डेफिनेटली करके आए होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेध नहीं है, तो यक्षगान राजस्थान में नहीं सुमेध है, बाकी आपका ये सारे के सारे सही सुमेध हैं। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड के साथ में करना है। इसमें हो जाएगा ए का थर्ड यानी कि विनय पटक जो हो जाएगा, विनय पिटक हो जाएगा, बौद्ध मठ में शामिल हो जाएगा। बी का सेकंड हो जाएगा इसमें, यानी कि सुत पिटक हो जाएगा आपका, बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित हो जाएगा। सी का फोर हो जाएगा, यानी कि अभिधम पिटक जो है दार्शनिक मामलों से संबंधित है, और जो महावंश जो पिटक है ये बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित है, यानी कि डी वाला विकल्प हो जाएगा आपका एग्जैक्टली सही, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है, तो इसमें भी कई लोगों ने इसका उत्तर जो है सेम की फली लगाया होगा, लेकिन इसका उत्तर एक्चुअली में आयोग ने मूंग को माना है। इस प्रश्न में भी आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिखी होगी, इसका उत्तर सी मूंग जो है इसका एग्जैक्टली उत्तर आयोग ने माना है। इस पर देखते हैं क्या उस पर आपत्ति दर्ज होती है। ठीक है, आप चाहते हो देख लीजिएगा, मूंग माना है, कई लोग सेम की फली लगा के आए होंगे, लेकिन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है, निवेश मित्र योजना किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है, सिंपल सी बात है, बड़ा फेमस योजना है, चल रही थी, यह भी प्रश्न मैंने आपको कराया था। ठीक है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द का नाम क्या है, आईने अकबरी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितनी बार मैंने आपसे कहा था कि भैया विदेशी मुद्राओं पर प्रश्न पूछता है, याद कर लीजिए कितना जो है हमारा है सब कुछ मामला। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, केसरिया स्तूप है, सी, याद रखिएगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था, डी गुरु अंगद को चुना था। 112, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है, महाराष्ट्र की, ध्यान रखिएगा। कई लोग इसमें गुजरात लगा के आए होंगे, लेकिन नहीं, आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, डी इज द राइट आंसर। ये सब लेटेस्ट रिपोर्ट में आता रहता है आंकड़े, है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सी राजगोपालचारी, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है, तो वित्त आयोग क्या है, ये एक वैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा, है ना, फाइनेंस कमीशन को बोलते हैं, बाकी जो है नहीं है। 115, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण कौन करता है, वित्त आयोग करता है, बी इज द राइट आंसर। कई लोग पार्लियामेंट लगा के आए होंगे, नहीं भैया वित्त आयोग करता है, कंफ्यूजन मत रहिएगा, पार्लियामेंट नहीं होगा, वित्त आयोग होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया था, केसी हुयर ने, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, एनएसओ करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कितनी बार इस प्रश्न को मैंने कराया आपको, 1000 बार प्रश्न कराया होगा एनएसओ के बारे में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो आपका ऑफिस होता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में मैंने खूब बताया है कि भाई इसकी स्थापना कब होती है, कहां मुख्यालय, सारी चीज मैंने आपको बताई हुई पहले से ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है, तो राज्यों के राज्यपाल हिस्सा नहीं होते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 119, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन में, बहुत ही आसान सा उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो पट्टाभ सीतारामैया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 121वां क्वेश्चन है, मिलान करना था आपका, बड़ा सा अच्छा प्रश्न है। मैंने कितने बार आपसे कहा था सन्यासी विद्रोह और जो बाकी अन्य किसान विद्रोह में खूब प्रश्न पूछता है, रेडी कर लीजिएगा। कहते कहते थक गया मैं आप लोगों से, भैया ये चीजें आपको तैयार करनी है। डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपको मैं टास्क देता था, ये तैयार कर लो, ये तैयार कर लो, ये तैयार कर लो। जिन्होंने मेहनत किया होगा मेरे साथ, यकीनन इस पेपर को तो हलवा उसके लिए एकदम एकदम, वैसे भी हलवा था लेकिन एकदम हलवा सभी और खीर हो गया होगा उसके लिए, ठीक है। इसका हो जाएगा ए का थर्ड, यानी कि जाट विद्रोह जो हो जाएगा आपका 1669 में हो जाएगा। बी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि बुंदेला विद्रोह 1672 में हो जाएगा। और सॉरी एक सेकंड, इसमें ना देखो थोड़ी सी सावधानी हट हो जाती है तो मामला बिगड़ जाता है। ए का थर्ड होगा, यानी कि जाट विद्रोह जो होगा, जाट विद्रोह 1669 का हो जाएगा। और बुंदेला विद्रोह जो हो जाएगा आपका 1554 में हो जाएगा, ठीक है। और सी जो है आपका, सी यानी कि 17वीं जो विद्रोह है वो 1672 में हो जाएगा। और बाकी तो फिर एक आपका बच ही गया, यानी कि सिख जो विद्रोह हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिख विद्रोह 1675 में, ठीक है। तो बस बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए 122, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आयोजन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को। सभी लोग इसका उत्तर सही करके आए होंगे, है ना। निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी? इंडोनेशिया ने नहीं दिया था। अधिकतर लोगों इटली लगा के आए होंगे, लेकिन नहीं, इसका उत्तर इंडोनेशिया हो जाएगा। 123 इज द राइट आंसर, ठीक है। हालांकि इंडोनेशिया के साथ अब हमारे संबंध बड़े मजबूत हैं, है ना। चलिए खैर, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेध नहीं है? तो तालुकादारी प्रणाली जो है मुंबई में नहीं थी, बाकी ये सब सही होंगे। ये सब मैंने खूब कराया प्रश्न आपको, भैया यहां से प्रश्न खूब पूछता है एग्जाम में, है ना। चलिए फिर सूची का मिलान करना है, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि कुषाण देवपुत्र हो जाएगा। बी का थर्ड हो जाएगा, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय का दक्षिणा पथेश्वर हो जाएगा। सी का सेकंड, यानी कि हर्षवर्धन सकलोत्तरा पतनाथ हो जाएगा। और डी का हो जाएगा आईवी, यानी कि ये हो जाएगा समुद्रगुप्त का कविराज हो जाएगा। बस तो यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए 126, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना तो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका था? ये भैया कौन है? ये है भोज जी, है ना। चलो 127, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकुलुषित मनों से आनंद का भोग करे? ये भाई साहब हर्षवर्धन ने कहा था, है ना। बड़े अच्छे राजा थे, अपने आप जानते होंगे, हर्षवर्धन। अधिकतर लोग चंद्रगुप्त मौर्य लगा के आए होंगे, लेकिन नहीं, हर्षवर्धन होगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 128, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम शासकीय वृद्धि दर्ज की? यह हो जाएगा बी, यानी कि सिक्किम इज द राइट आंसर, यानी कि बी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। 129, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? ये वेंगुएला की धारा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। 129 130 क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। इसका हो जाएगा आपका नंबर 1 पर हो जाएगा आपका क्या? सेकंड, यानी कि हो जाएगा पहले महाराष्ट्र हो जाएगा क्या? पहले हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा क्या? राजस्थान। फिर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश और फिर हो जाएगा आपका मेघालय। तो ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, इस तरीके से, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होती है और सिपकिला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो हो जाएगा सतलुज। मैंने कहा था ड्रेनेज सिस्टम को, यानी कि आपको तंत्र को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खूब सारे प्रश्न बनते हैं। नदी कहां से निकलती है, कहां पर गिरती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, बाएं से कौन सी मिलती है, दाएं से कौन सी मिलती है, इसके बीच में कौन कौन से दर्रे मिलते हैं, ये सब मैंने आपको कई बार कहा है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वही प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर जाएगा बी, यानी कि सतलुज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? हो जाएगा गोवा। तो ए इज द राइट आंसर। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार सही से, ठीक है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, आप लोग इसको थर्ड फ्लोर में पढ़ते होंगे, है ना। थर्ड 130 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 134, सहारी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे जो है संदर्भित है? तो सी, यानी कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे इसको, है ना। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय प्रक्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट अभी लॉन्च की गई है? तो कोषवाणी, ठीक है, ये भी मैंने कराया था।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? हो जाएगा केरल आपका, ठीक है। और जैव उर्वरक क्या है? ये सूक्ष्मजीवों का संवर्धन यानी कल्चर है अपने आप पे, है ना। इसमें बहुत लोग हरी खाद लगा के, कार्बनिक खाद लगा के आए होंगे, लेकिन नहीं, इसका हो जाएगा ए, ठीक है। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा पॉल आर एहरलिच, ठीक है। माल्थस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ए होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 1998 को, तो ये हो जाएगा बी। तो ये 140 क्वेश्चन आपके किसके हैं? जीएस के हैं, जो कि आपको करने थे मैच, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताइए कि कहां कहां पर किस किस क्वेश्चन में आपको डिस्प्यूट लग रहा है, कहां कहां पर आपको आपत्ति दर्ज करानी है। उसका स्क्रीनशॉट हमारे आप जो है टेलीग्राम और बाकी जो भी हमारे नंबर दिए गए हैं आप वहां पर भेज सकते हैं। आपत्ति के लिए एक प्रारूप जो है आयोग ने यहां पर दिया है, इस प्रारूप के आधार पर आप अपनी आपत्ति क्या कर सकते हैं? दर्ज करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जो है नहीं है, ठीक है। ये आप लोग एक बार इसको पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर हम लोगों ने डाल दिया है डिकोड एग्जाम की, आप लोग उसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अनुसार आप लोग अपनी आपत्ति जो है यहां पर दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग भेज दीजिएगा, हम लोग बाकी प्रूफ वगैरह सब देख लेंगे, उसके आधार पर हिंदी वाला, अच्छा इसमें हिंदी रह गया है, तो हिंदी वाला जो सेक्शन है वो दिवाकर सर आपको करा देंगे, ठीक है। हमने जीएस करा दिया है, बाकी 60 क्वेश्चन आपको दिवाकर सर कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब ये बैच जो है हमारा लॉन्च हो रहा है, अभ्युदय बैच, और मैं फिर से कह रहा हूं कि 2026 में 600 तक पद आ सकते हैं, 600 प्लस 500 से लेकर 600 650 तक पद, एक बड़ी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। उसके लिए अभ्युदय के नाम से एक बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। रिकॉर्डेड हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे, इसके लिए नीचे दिए गए संपर्क पर आप जो है नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहां पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं आप आराम से, आपको संपूर्ण जानकारी जो है बैच से रिलेटेड दे दी जाएगी, ठीक है। अब आज आपने इसको मैच कर लिया है और अब मुझे आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ कि अब आपके कुल कितने जो है क्या कहते हैं प्रश्न हो रहे हैं सही काट पीट करके। उसके आधार पर 1 से 2 दिन का इंतजार आप लोग कर लीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर एग्जैक्ट कट ऑफ आपके एग्जैक्टली कट ऑफ क्या हो सकती है वो सर्वे के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। कि वैसे तो देखा जाए तो फिर तो 125 प्लस से लेकर के 132 तक अगर आप जनरल मेल में है तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए अगर देखा जाए तो वो जानकारी हम आपको एग्जैक्ट सटीक रूप से आपको 1 से 2 दिन के अंदर दिवाकर सर या कोई भी एक टीचर जो है आपको यहां पर बता देगा कि भाई ये संभावित कट ऑफ एग्जैक्ट वाली जो है हो सकती है। तो इसके लिए लेकिन आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा कि अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कुल कितने प्रश्न आपके हो रहे हैं सही, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। 1 अगस्त से आपकी क्लास करंट अफेयर्स वाली प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, लग जाइएगा पुनः से हमारे साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।